आप सुन रहे हैं लॉकडाउन डायरीज विद साहिल। ये इस पॉडकास्ट का पहला अंश है, यानी पहला एपिसोड है, जिसका नाम है मुलाकात। सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं अभी भी बिस्तर में ही पड़ा हुआ हूँ। ये शायद हफ्ते का आखिरी दिन है जब मैं देरी से ही सोकर उठा। कमरे में सब सामान तितर बितर पड़ा हुआ है। रात में 3 बजे जिस बर्तन में चाय बनाई थी वो और चाय का मग सिराने ही पड़े हुए हैं। कुछ किताबें और उसका दिया हुआ वो गोल छल्ला, ऐसी चंद चीजें ही हैं जो अपनी जगह पर हैं। बिस्तर में पड़े हुए ही फोन उठाया तो देखा बाबा के 10 मिस कॉल्स पड़े थे। डेटा ऑन किया तो जैसे मैसेजेस की पहाड़ सी आ गई। लेकिन वो एक मैसेज जिसकी मुझे तलाश थी नदारद था। मैं फ्रेश होने चला गया, सोचा बाबा को कॉल भी फ्रेश होकर ही करूंगा। वापस आया तो देखा जीजा जी का एक थमथमाया बेहद गुस्से से भरा मैसेज पड़ा हुआ था। कहाँ हो? कोई फिक्र है या नहीं? पता भी है आई बाबा कितने परेशान हैं। कभी अपनी धुन से बाहर निकलकर उनकी भी फिक्र करो। ये मैसेज पढ़कर मेरा दिमाग किसी ज्वालामुखी की तरह उबल गया। वैसे जीजा जी सपोर्टिंग है, फिक्र करते हैं, लेकिन आज उनकी बातें किसी विषैले तीर की तरह चुभ रही थी। खैर, मैंने बेमन ही उन्हें जवाब दिया, प्रणाम जीजा जी। वो कल रात जल्दी सो गया था, इसलिए फोन देख नहीं पाया। करता हूं कॉल। खाने को कुछ था नहीं, चाय पत्ती का छोटा पैकेट भी खत्म हो चुका था, इसलिए मैं नाश्ता करने बाहर ही चला गया। पोहा जलेबी और चाय लिया और साथ ही बाबा को कॉल भी कर लिया। प्रणाम बाबा, मैंने कहा। आ गई याद तुझे? हमें तो लगा तू मर गया। बाबा की इतनी कटीली बातें सुनते मैं समझ गया था कि बाबा का गुस्सा 7वें आसमान में है। आई ने बाबा को बीच में ही टोका और कहा, शुभ शुभ बोलो जी। जल्दी सो गया था बाबा, सर दर्द था ना, इसलिए, मैंने कहा। दवाई ले और ध्यान रख अपना, बाबा ने इतना कहा और फोन आई को दे दिया। आई ने हाल पूछा, पतला तो नहीं हो गया, अच्छे से खाना पीना किया कर, कब आएगा जैसे सवाल और नसीहतें की और फोन रख दिया। फोन रखते ही एक दफा और मैंने फोन चेक किया, एक उम्मीद के साथ, एक उम्मीद। लेकिन कहीं कोई मैसेज नहीं था। गैलरी खोली और उसकी पुरानी फोटोज देखने लगा। बार बार जूम करता, कभी उस पर प्यार आता था तो कभी गुस्सा। मैं जानता था इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है और मुझे अपनी इस आदत के साथ ही जीना होगा। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका था, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। हमने ये कभी नहीं सोचा था। हम जानते थे कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हमेशा दोस्ती की दुहाई देकर पल्ला झाड़ लेते थे। इस बात का हमें कोई एहसास नहीं था कि दूरियां और दरारें महज लफ्ज नहीं है, बल्कि हमारे रिश्ते में ये एक दिन हकीकत बन जाएंगे। आज न जाने मुझे क्या हो गया था। इसके पहले जब उससे बात हुई थी तो दोनों ने ही गुस्से में एक दूसरे से बात ना करने की कसम खा ली थी। लेकिन आज जैसे मैं हर कसम भूल गया और फोन उठाकर सीधे उसका नंबर डायल कर दिया। कैसे हो? उसने झट से फोन उठाते ही पूछ लिया, मानो फोन के इंतजार में ही बैठी थी। अच्छा हूं, तुम सुनाओ, मैंने कहा। उसके लहजे में एक अजीब कपकपाहट थी, जैसे किसी सर्द रात में बर्फ गिर रही हो। मुश्किल से 2 मिनट की बातचीत के बाद हम लफ्ज तलाश रहे थे। क्या तो अजीब वक्त आ चुका था जब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, वरना एक वक्त था जब बातों का समंदर हुआ करता था। लेकिन आज हम बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे। इस बेवजह चुप्पी और सन्नाटे के बाद मैंने उससे कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। फिर से एक गहरा सन्नाटा था। 1 मिनट बाद उसने कहा, वरुण, मैं कह चुकी हूं, फिलहाल हम नहीं मिल सकते। तुम्हारे भी एग्जाम्स हैं, बेहतर है तुम भी फोकस करो।
मैं नहीं कर सकता, मैंने चिल्लाकर कहा। बात खत्म हो चुकी है, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, उसने कहा। फोन मत रखना, बस कह दिया सो कह दिया, मैंने उससे कहा। अनायास ही उसकी हंसी सी छूट गई। अक्सर जब उससे कोई बात मनवानी होती थी तो मैं उससे यही कहता था और वो मान जाती थी। तुम्हारा ये कह दिया सो कह दिया न जाने जिंदगी में कब तक रुलाएगा। ठीक है, मिलते हैं, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। ओके, वही पुरानी जगह एट शार्प 5 PM। लेट मत होना। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। साहिल, ये इस पॉडकास्ट का दूसरा अंश यानी दूसरा एपिसोड है, जिसका नाम है उम्मीद। पिछले एपिसोड में आपने सुना वरुण जहनी तौर पर काफी परेशान है। जीजा जी, आई और बाबा भी उसके इस रवैये से खुश नहीं है। वो मीरा से मिलने की गुजारिश करता है। बार बार इसरार के बाद मीरा मान जाती है। अब आगे। सुबह के 7 बज रहे हैं। आज मैं अलार्म बजने के साथ ही उठ गया। आज बहुत दिन बाद जहन की उथल पुथल से अलहदा मैं सुकून और इत्मीनान महसूस कर रहा था। हल्की धूप रोशनदान से कमरे में झांक रही है। बगल में लगे जामुन के पेड़ पर एक कोयल मधुर संगीत सुना रही है। शहर की चकाचौंध में ऐसी सुबह दिल को सुकून देती है। मैं फ्रेश हुआ और वॉक पर निकल गया। आधा घंटे वॉक करने के बाद आते हुए नाश्ता भी कराया। घर आते ही उसकी फेवरेट ब्लू शर्ट में प्रेस भी कर लिया। इतने में ही फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही जीजा जी बोल पड़े। अरे लाट साहब, आज जल्दी उठ गए क्या? जीजा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा। अरे जीजा जी आप भी। हाँ, आज जल्दी उठ गया था, मैंने कहा। अरे मेरा दोस्त बता रहा था कि ये कोरोना बीमारी तेजी से फैल रही है, तू ऐसा कर घर आ जा, जीजा जी ने कहा। अरे जीजा जी, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी ये फॉरेन की बीमारी है, हमारे यहाँ इक्का दुक्का ही है, वो भी ठीक हो जाएंगे, मैंने कहा। अरे तू आ जा बस, अगर सब ठीक हो जाए तो वापस चले जाना ना, जीजा जी ने कहा। एग्जाम सर पर हैं जीजा जी, घर में पढ़ाई वैसी भी नहीं होती है, आप चिंता मत कीजिए, फिलहाल सब ठीक है, मैंने कहा। अब एग्जाम्स हैं तो क्या ही बोलूं, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रख तू, तेरी दीदी बहुत चिंता करती है। आप दीदी को समझा देना, सब ठीक है। बाबा को भी पता नहीं क्या हो गया है, बस घर आजा की रट लगाए हैं, आप ही समझाइए उन्हें भी, मैंने कहा। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगा उनसे, चल अभी रखता हूँ, काम पर भी जाना है, ना कहकर जीजा जी ने फोन रख दिया। दोपहर के 3 बज चुके थे। मार्च की इस तपती धूप में बेमौसम बरसात की बूंदाबांदी ने मौसम सर्द बना दिया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज उससे होने वाली मेरी मुलाकात। आज का पूरा दिन बहुत खुशनुमा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो रैन बसेरा ढूंढ रहे किसी पंछी को अपना पसंदीदा घोंसला मिल गया हो। 4 बजते ही मैंने उसकी फेवरेट ब्लू शर्ट पहनी और रेस्टोरेंट जाने के लिए रेडी हो गया। शहर से दूर इस रेस्टोरेंट में आते ही सब पुराने दिन याद आ गए। जैसे ही पहुंचा तो ऑर्डर सर्व करने वाले छोटू ने मुस्कुराते ही पूछ लिया, दीदी नहीं आई क्या? दिख नहीं रही। मैंने हंसकर कहा, आती ही होगी, मैं जल्दी आ गया। छोटू ने पानी पूछा और चला गया। मैं बार बार घड़ी देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वक्त गुजर ही नहीं रहा। ठीक सामने एक क्यूट सा प्यारा बच्चा छत से गिरते पानी को हथेली में लेकर बार बार उछाल रहा था। मैं उसे देखकर लगातार मुस्कुरा रहा था। अचानक किसी ने मेरे कंधे में अपना हाथ रख दिया। अरे तुम कब आई? बस अभी, जब तुम उस बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अच्छा,
बैठो। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। और बताओ, आई बाबा कैसे हैं? घर कब जा रही हो? अरे अभी 1 हफ्ता हुआ, घर से ही आई हूँ। आई आजकल एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गई हैं। बाबा का बिजनेस फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा। खैर, तुम बताओ, तुम्हारे आई बाबा कैसे हैं? बाबा कुछ चिड़चिड़े हो गए हैं। जरा जरा सी बात पर चिल्ला देते हैं। एक अरसा हो गया, उन्होंने प्यार से देखा तक नहीं। आई के घुटनों में दर्द रहता है। तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी आजकल। और तुम क्या कर रही हो? बस यार, अपने करियर पर फोकस। पढ़ाई चल रही है। सोचा है ग्रेजुएशन के बाद सिटी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूं। तुम्हारा करियर, तुम्हारा करियर, तुम्हारे अपने, तुम्हारे सपने, सब कुछ तुम्हारा। ये कभी हमारा क्यों नहीं हुआ? या शायद तुमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। अगर तुम ऐसा सोचती तो हमारा रिश्ता आज कुछ और हो सकता था। मैंने कहा, वरुण, अगर तुम्हें यही सब बातें करनी है तो तुमने मुझे बुलाया क्यों? वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, तुम्हें भी ये समझना चाहिए। उसने कहा, तो क्या वक्त और हालात के हिसाब से तुमने मोहब्बत की थी? मैंने कहा, वरुण चुप हो जाओ। उसने कहा। मैंने उसके हाथ में अपना हाथ रखकर उसे कहा, प्लीज मीरा, कम बैक। वरुण, मुझे कमजोर मत बनाओ। उसने कहा, तुमने तो कहा था ये रिश्ता तुम्हारी ताकत है। मैंने कहा। अब उसकी आंखों से अश्कों की गंगा बह रही थी। उसने उसका पर्स उठाया और कहा, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। उम्मीद की बुनियाद पर मबनी इस मुलाकात ने बचा कुचा भी सब खत्म कर दिया। ये उस गर्मी के बाद होने वाले बारिश की मानिंद थी जिसने गर्मी और बढ़ा दी थी। बगल में सिटी रेडियो में कोई साहिर के लिखे अशार पढ़ रहा था। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और वो नजरों से ओझल हो गई। वो चली गई। आप सुन रहे हैं लॉकडाउन डायरीज विद साहिल। ये इस पॉडकास्ट का तीसरा अंश यानी तीसरा एपिसोड है। इसका नाम है लॉकडाउन। पिछले एपिसोड में आपने सुना वरुण और मीरा की होने वाली इस मुलाकात से वरुण बहुत खुश होता है, लेकिन ये मुलाकात उनका बचा कुचा रिश्ता भी खत्म कर देती है। मीरा वरुण से कभी न मिलने की बात कहकर नजरों से ओझल हो जाती है। अब आगे। 24 मार्च 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशन वाइड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। कोरोना वबा ने पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया था। जो लोग कोरोना को फॉरेन की बीमारी, टेम्पररी डिसीज कह रहे थे, वो सब भी अपने घरों में कैद हो चुके थे। डर का अजीब माहौल था। हाथ मिलाने और गले मिलने की रिवायत भी फिलहाल खत्म हो चुकी थी। हल्की सर्दी और बुखार आ जाने पर भी लोग दहशत में आने लगे थे, और शायद ये सब होना लाजमी भी था। आज मीरा से बात हुए पूरे 15 दिन गुजर चुके हैं। उसका कोई फोन कॉल या मैसेज नहीं आया। मेरी आंखें फोन की स्क्रीन को बार बार देखकर थक चुकी हैं। मेरी सारी उम्मीदें, सारे ख्वाब धुंधले हो गए। उसकी बातें रह रह कर मुझे याद आ रही हैं। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही जीजा जी बार बार फोन कर रहे थे। अब 7वीं बार फोन बजने लगा। इस दफा मैंने कॉल उठा लिया। फोन उठते ही जीजा जी चिल्लाने लगे, क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बकवास सहन करेंगे? अरे मेरा ना सही, अपने आई बाबा का सोच लेते। जानते भी हो तुम्हारे एक फोन ना उठाने से उनका क्या हाल होता है। तुम निहायत ही खुद परस्त और बेकार लड़के हो, जैसे सिर्फ खुद से मतलब है। माँ बाप की जिसे फिक्र नहीं, उससे और उम्मीद ही क्या करें। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उन्होंने फिर कहना शुरू किया, तुम्हें कहा था
तुम्हें कहा था कि आ जाओ, लेकिन तुमने एक ना सुनी। और आने या ना आने का सवाल नहीं था, लेकिन तुम फोन तक नहीं उठा रहे थे। हमें लगा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। एक फोन तक करने की फुर्सत नहीं थी क्या तुम्हें? मैंने रोना शुरू कर दिया। रोना बुरा नहीं होता, बल्कि रोने से ये पता चलता है इंसान में एहसास जिंदा है। अश्क छिपाते फिरते लोग भी जब तन्हाई में किसी दर्द से गुजर रहे होते हैं तो फूट फूट कर और दहाड़ मार कर रोने लगते हैं। वरुण, क्या बात है? जीजा जी ने चिंतित लहजे में पूछा। कुछ नहीं जीजा जी, बस ऐसे ही। बता मुझे, माफ कर दे यार, गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गया मैं। दिल का बोझ लिए फिरता मैं बेचारा, क्या करता। जीजा जी को सब दिल का हाल बता दिया। जीजा जी ने मुझे समझाया और एक नई दिशा की तरफ सोचने और करियर पर फोकस करने के लिए मोटिवेट भी किया। जीजा जी बहुत अच्छे हैं, समझते भी हैं, लेकिन दिल का हाल सुनाने को मुझे एक और साथी की जरूरत थी। इसलिए मैं छत में चला गया। रात के 2 बज रहे हैं। आज चांद बेहद खूबसूरत लग रहा है। चांदनी रात की ताबना की, यानी चांद को टकटकी लगाकर देखना दिल को सुकून देता है। लेकिन आज मेरे साथ ऐसा नहीं था। ये जरूर था कि आज की इस बदतरीन रात में चांद मेरा साथी, मेरा हमसाया, मेरा दोस्त था, जिससे मैं दिल की हर बात दिल खोल कर सकता था, जिसके सामने मैं दहाड़ मारकर रो सकता था, जिसके सामने मैं उससे ना कह पाने वाली हर बात कह सकता था। ये वो दोस्त था जो मेरी हर बात बिना बोर हुए सुन सकता था। छत में बैठे बैठे और चांद से बातें करते सारी रात गुजर गई। मैं कई बार चीखा, चिल्लाया, लेकिन मेरी एक भी सदा उस तक नहीं पहुंची। 6 बज गए। मैंने रात भर से कुछ नहीं खाया था। कमरा किसी गोदाम की तरह बन गया। सिंक में बर्तन का ढेर, बिस्तर में चार्जर, किताबें और स्नैक्स के रैपर सब पड़े हुए हैं। ये वो वक्त है जब मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा लो फील कर रहा हूँ। अब मेरे जहन में वो ख्याल आने लगे हैं जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। खुद को मिटा देने का तस्वुर, सांस को थाम देने का ख्याल। मैं पूरी तरह पागल हो चुका हूं। अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुला रहा है उस दुनिया में, कह रहा है कि वो मिलेगी उस दुनिया में। ये दुनिया तो फानी है, कोई नहीं टिकता यहाँ पर। हर दर्द को मिटाने का बस यही रास्ता है। वो मिलेगी जरूर मिलेगी, लेकिन उस दुनिया में। जब वो यहाँ है ही नहीं तो फिर जीने की क्या वजह? राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा था, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आप सुन रहे हैं लॉकडाउन डायरीज विद साहिल। पिछले एपिसोड में आपने सुना वरुण और मीरा एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। वरुण मीरा की फोन कॉल या मैसेज का इंतजार करते करते थक चुका है। वो अब डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। वरुण अपनी जिंदगी के सबसे लो पॉइंट पर है। अब आगे। एक तन्हाई के साथ बहुत से दिन गुजर गए। अब मैंने चांद से बातें करना भी छोड़ दिया है। जीजा जी कभी कभी फोन लगाकर हाल पूछ लेते हैं। बाबा और आई से भी कभी कभार बात हो जाती है, लेकिन वो एक शख्स जिसका इंतजार है, ना उसका फोन आता है ना मैसेज। कभी लगता है कि ये हवा ही आए और उसके होने की खबर दे जाए। अब उसकी तस्वीर से बातें भी बंद हो चुकी है। उसे देखकर भी लगता है जैसे ये वो है ही नहीं, जिसके लिए इतने आंसू बहाए थे और जिसकी आंखों में मेरे लिए सपने थे, जिसके होने से मैं था और मेरे होने से वो। वक्त की ऐसी नाराजगी मैंने पहले कभी न देखी थी। अब के लगता था कि मैं न रहा, बल्कि एक खोखला सा बक्सा हो चुका हूं। मेरे वजूद में कुछ जैसे बचा ही ना था। सुबह कब होती थी पता नहीं,
रात कमरे में घूमते पंखे को देखकर उसके ना आने की नाउम्मीदी का एहसास दिलाती थी। मेरा एक अजीब सा हाल हो चुका था। दुनिया कोरोना से लड़ रही थी और मैं अपने आप से। रात के 3 बज रहे हैं। मैं रोज की तरह सन्नाटे में शोर की तलाश कर रहा हूं। फोन को इतर रखकर खुद से बातें कर रहा था, तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मैं हैरान हुआ कि इस वक्त कौन आ गया। वैसे भी लॉकडाउन में किसी के आने की मुझे उम्मीद कैसे हो सकती थी। मैंने दरवाजा खोला। एक हाथ में गिटार लिए एक घुंघराले बाल वाला लड़का। हालांकि मैं उसे पहचान नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा था, सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। उसने तपाक से पूछा, क्या रे, घूर क्या रहा है, पहचाना नहीं क्या? मैं अब भी सोच रहा था कि ये कौन है। मैंने उसे बिना कुछ कहे ही सिंक के पास गया और चेहरे में पानी मारा। वापस आया तो देखा वो अजय था, मेरे बचपन का दोस्त। उसे देखकर मुझे हैरानी हुई। अजय तू? लेकिन आया कैसे? लॉकडाउन है ना? साले सब यही पूछ ले, अंदर आऊं या वापस चला जाऊं? मैं थोड़ा सा मंद मंद मुस्काया। मैंने उसे अंदर बुलाया। अंदर आते ही वो सन्न सा रह गया। कमरे का हाल देखकर तो चौंक सा गया था। उसने जोर से ठहाका मार के हंस दिया। अबे तू गलत पते पर आकर तू नहीं सोता। मुझे लगता है ये ना गोदाम है। तू साले दारू पीकर सो जाता होगा, फिर कोई रात को तुझे यहां छोड़ कर जाता होगा। मैं अब भी चुप था। वो मुझे क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। उसने गिटार निकाला और ट्यून करने लगा और मुझसे कहा, खाने को कुछ है तेरे पास? मैंने कहा, कल का कुछ पड़ा होगा, जा फ्रिज में देख ले। उसने गिटार एक तरफ रखा और मेरे पास आकर कहा, वरुण मेरे भाई, क्या बात है, बता यार, यह क्या हाल बना लिया है तूने? मैंने अजय को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोया। इतना रोया कि आज तक कभी न रोया था। उसने मुझे ढांढस बंधाया और कहा, चल शांत हो जा, तेरा भाई आया है, सब ठीक करके जाएगा। वो फ्रिज से खाना लाया और मुझे भी साथ बिठा लिया। आज बहुत दिन बाद मैं खाने को जीने के अलावा किसी और मकसद से खा रहा था। दोस्ती इसलिए प्यारी होती है, जब कोई ना हो तब दोस्त होता है, जब सब छोड़ जाएं तब दोस्त होता है, जब रोने को कंधा ढूंढना पड़े तब दोस्त होता है। हर बार जो साई की तरह साथ रहता है वो दोस्त होता है। वो लॉकडाउन में कैसे आ गया, ये सवाल मेरे जहन में घूम ही रहा था कि उसने कहना शुरू किया, अखबार वाली गाड़ी में बैठकर आया हूं। मेरे मुंह बोले, चाचा उसमें ड्राइवर हैं। तूने फोन किया तो तू होश में नहीं था। तेरी नींद में चल रही खुद से बातों को सुनकर समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए फौरन चला आया। मुझे नाराजगी है तुझसे बहुत। तूने मुझे याद नहीं किया। तू जानता है कि मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं। मैंने उससे माफी मांगी और अपनी बातें सुनाने लग गया। बातों बातों में 1 घंटा गुजरा। उसने इसके बाद मुझे सुला दिया और खुद भी सो गया। सुबह 10 बजे उठते ही रूम क्लीन कर दिया। उसके आने से कमरे में एक नई जान आ गई थी। कुछ देर बाद दोनों ने नाश्ता किया और इतने में ही बाबा का कॉल आ गया। प्रणाम बाबा, मैंने कहा। प्रणाम, कैसा है तू? बाबा ने पूछा। पीछे से आई की आवाज आ रही थी। आई बाबा को पैसे के लिए ताने दे रही थी। जब से बाबा का काम मंदा हुआ था, घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऊपर से बैंक लोन जिसकी किश्तें चल रही थी। किश्तें भरने के अलावा घर का खर्चा और मेरी फीस, मेरा जेब खर्च भी, बाबा के लिए सब बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं अब और नहीं कर पाऊंगा और तेरी आई के ताने नहीं सुने जाते मुझसे। तू अपना देख ले, कब से पढ़ रहा है, साथ में कुछ काम धाम देख, बाबा ने कहा। लेकिन बाबा मैं अभी कैसे करूंगा? लॉकडाउन है और मेरी तो डिग्री भी कंप्लीट नहीं है। अभी तो कहीं काम भी नहीं मिलेगा, किसी हॉस्पिटल में नहीं। मैं अभी नहीं कह रहा हूं, बस बता रहा हूं। इस महीने में भेज दूंगा, लेकिन आगे तू देख लेना। तू खुद जानता है तेरा बाप कोई जमींदार नहीं है, ना फैक्ट्रियां हैं मेरे पास। जो कुछ था लगा दिया। अब तू बड़ा हो गया है, कुछ सोच अपने लिए। बाबा की तीखी बातों के बाद हमने खाना खाया।
वो गिटार बजाने लगा और मैं उसे सुन रहा था। वो बहुत सुरीला था। मैं उसकी आवाज़ और संगीत में खो सा गया। कुछ देर बाद उसने गाना बंद कर दिया और मुझसे कहा, आजकल तू लॉकडाउन में करता क्या है, या बस यूं ही पड़ा रहता है? मैंने मुस्कुराया और कहा, तुझे लगता है मैं कुछ करने की हालत में था या अब हूं? उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, वरुण, दुनिया में कितने लोग हैं जो भूखे मर जाते हैं। किसी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, और तू इस दुख से रो रहा है कि कोई तुझसे बात नहीं कर रहा। क्या तुझे पता है कितने बच्चे अपने माँ बाप को बचपन में खो देते हैं, और कितने हैं जो अपनों की मौत का मंजर अपनी आंखों के सामने देखते हैं? कितनी औरतें अपने पति को ब्याह के चंद रोज में ही खो देती हैं। अपने गम में इतना अंधा मत बन। आंख खोल और देख, दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें हर एक दिन एक नया सवेरा होता है। जरूरत है बस खुली आंखों से देखने की। एक पुराने गाने के बोल फिलहाल मुझे याद आ रहे हैं। दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया का गम देखा मैंने तो अपना गम मैं भूल गया। आप सुन रहे हैं लॉकडाउन डायरीज विद साहिल। ये इस पॉडकास्ट का 5वां और अंतिम एपिसोड है, जिसका नाम है उमंग। पिछले एपिसोड में आपने सुना अजय के आने से वरुण की जिंदगी में एक नई रोशनी सी आ गई है। वो अब आगे बढ़ने और एक नई दिशा की तरफ काम करने के बारे में सोचने लगा है। अब आगे। जब मोहब्बत हो जाती है तो लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं। जब ये मुकम्मल नहीं होती तो लगता है इससे बुरा कुछ नहीं। जब मिलने की आस आती है तो लगता है कि इसके सिवा चाहिए कुछ नहीं। जब उम्मीद मर जाती है तो लगता है कि बचा कुछ नहीं। ये सब होता है क्योंकि हमको जो लगता है वो पूरा सच होता ही नहीं। एक दुख का समंदर है, लेकिन वक्त वो दवा है जो सब भर देता है, सारे जख्म, सारे दर्द। हार जाने से जिंदगी का ये पहलू हम देख ही नहीं पाते। दिल के दर्द को आखिरी और अव्वल दर्द समझना ही तो भूल होती है। न जाने किसने ये पहली मोहब्बत को आखिरी मोहब्बत कह देने का झूठ कर दिया। हाँ, ये झूठ है, सरासर झूठ। वक्त के साथ पहली मोहब्बत मर जाती है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं यही समझता हूँ। और हम अपने दिल को एक नई उमंग के साथ किसी और का हो जाने देते हैं और खो जाते हैं उस नई दुनिया में, जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं। वो जो आया था पहली दफा, वो रह जाता है सिर्फ एक कहानी बनकर, जिसे सोचकर कभी शायद हम मुस्कुरा लेंगे, या शायद वो भी नहीं। एहसासों के समंदर में एक उफान चल रहा था। ये भयंकर ज्वार भाटा शायद जिंदगी को अपनी आगोश में ले लेता अगर टूटने से पहले अजय ना आता। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं था, बल्कि किसी जादूगर की मानिंद था, जिसके आने से मेरे वजूद को मैंने दोबारा पहचाना था। वो मेरे साथ पूरे 1 महीने रहा, लेकिन अब उसे जाना था। उसने मेरा बहुत साथ दिया, या यूं कहिए कि वही था जिसने मुझे दोबारा जिंदगी दी थी। वो जाते जाते मुझे आगे बढ़ने की दिशा दिखा गया था। उसने मुझे गले लगाया और कहना शुरू किया, वरुण, पता है, हम कभी किसी और की बातों से दुखी नहीं होते। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ही वजह से रोते हैं और अपनी इस हालत की जिम्मेदारी किसी और के सर मढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हम ही तो हैं जो अपनी खुशी और गम का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में थमा देते हैं। वैसे इसमें बहुत कसूर हमारा भी नहीं होता, लेकिन हकीकत को समझना और जिंदगी जीना हमारे हाथों में ही तो है। उसकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत नहीं था, लेकिन उसकी इन बातों ने मुझे एक नई ऊर्जा दी थी, आगे बढ़ने का जुनून दिया था। मैं किसी ठहरे पानी की तरह नहीं रहना चाहता था। मैं अब जीना चाहता था, उड़ान भरना चाहता था। पूरे देश में अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। छोटी छोटी दुकानों को भी खोलने की इजाज़त मिल चुकी थी। कोविड का ग्राफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब लोग इसे सामान्य समझने लगे थे। कोरोना का मरीज मिल जाना एक आम बात हो चुकी थी। मैं भी कुछ करना चाहता था।
बाबा की बातों से मुझे ये समझ आ गया था कि घर में एक फाइनेंशियल बर्डन है जिसे बाबा हैंडल नहीं कर पा रहे थे। आई की बातों से बाबा और चिड़चिड़े हो गए थे। मेरा ऐसे वक्त में कुछ सोचना बहुत ज़रूरी था। रात के 10 बज रहे हैं। मैं अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर टेबल लैंप के बल्ब को बार बार बंद और चालू कर रहा था। उसका बंद और चालू होना मुझे ये एहसास दिला रहा था कि ज़िंदगी जीने के लिए भी एक स्विच होता है। वो बटन जो हमारे हाथ में ही है। हम चाहें तो उसे बंद रखें या चाहें तो उसे चालू कर अपनी ज़िंदगी को रोशन कर। मैं खुद की दुनिया में उलझा हुआ था कि फ़ोन बज उठा। सुमन दीदी का कॉल था। जीजा जी से तो अक्सर बातें हो जाती थी, लेकिन दीदी से बात कभी कभार ही होती थी। जैसे ही फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, हेलो भैया, कैसे हो? कॉल पर लिली थी, मेरी छोटी बहन। इस साल ही 10th क्लास में पहुंची थी। हेलो, कैसी है मेरी छोटी? मैंने कहा। कौन छोटी भैया? आप तो याद ही नहीं करते। अरे नहीं लिली, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? आप गुस्सा हो क्या मुझसे? बात क्यों नहीं करते? बताओ। मैं निशब्द था। मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। डिप्रेशन का यही तो सीन है। वो आपको आपके अपनों से ही दूर कर देता है। डिप्रेशन आपको ये यकीन दिलाता है कि आप ही तो हैं जिसे ईश्वर ने सबसे ज्यादा दुख दिया है, और उस एक दुख की वजह से आप आपके अपनों को ही भूल जाते हैं। अरे नहीं छोटी, वो चल ठीक है। अब से मैं तुझे रोज कॉल किया करूंगा, ठीक है? मैंने कहा। भैया आपको याद है मेरी गुल्लक? वो ना आज मैंने तोड़ दी। उसमें बहुत सारे पैसे निकले। वो याद है आपको? जब आप 12th में थे, आपने भी 500 रुपए का नोट डाला था उसमें। अरे हाँ, लेकिन तूने तोड़ क्यों दी? ऐसी क्या जरूरत आ गई थी तुझे? हाँ भैया, पैसे तो जरूरत के लिए ही होते हैं ना। आज हमको जरूरत है तो तोड़ दी। क्या पता कल को वो पूरी भर जाए और हमें जरूरत ही ना हो। उसने मासूमियत से कहा। अरे छोटी, लेकिन फिर भी उसे संभाल कर रखना था ना। मैंने कहा। छोड़िए ना भैया, ये पैसे मैं आपको भेज रही हूँ। आपको अभी ज्यादा जरूरत है, ठीक है? अरे पागल, रहने दे, मुझे नहीं चाहिए अभी। तू अपने पास रख। रख लो भैया। जब आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना, तो दिवाली पर मुझे बढ़िया सा गिफ्ट दे देना। उसने कहा। मैं क्या कहता। बस आज मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि अपनों का प्यार कितना कीमती होता है। खैर, सुमन दी से लिली ने पैसे ट्रांसफर भी करवा दिए। सुमन दीदी ने भी अपने पास जमा कुछ पैसे मुझे भेज दिए थे। मैंने अपने सेविंग्स और बाकी पैसे मिलाकर सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीद लिया। हालांकि ऐसे वक्त पर यह इन्वेस्टमेंट करना बहुत अजीब था, लेकिन क्योंकि मैं एडिटिंग जानता था, यूट्यूब से भी पहले मैं सीखता आया था। ये मेरी हॉबी ही नहीं, जुनून था। अब जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने लॉकडाउन में इस हॉबी को आगे बढ़ाने और इससे कुछ हासिल करने का मन बना लिया था। ये पुराना कंप्यूटर वैसे तो बहुत स्लो है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर होता है ना। इस जुनून और उमंग के साथ चलते चलते 2 हफ्ते गुजर गए। मैं डेमो प्रोजेक्ट्स बनाकर अलग अलग लोगों को ईमेल करने लगा था, इस उम्मीद के साथ कि कहीं कोई काम मिल सकता है। मैं अपने हुनर का इस्तेमाल करना चाहता था, और फिलहाल लॉकडाउन के इस दौर में मुझे इससे बेहतर और कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा था। और कहते हैं ना कि जब मेहनत की जाए तो वो कभी रायगा नहीं जाती। यही हुआ। मुझे एक आईटी कंपनी से कॉल आया। उन्हें अपनी कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए एक बंदा चाहिए था जो उसे मैनेज कर सके। उन्होंने मुझे पोस्टर मेकिंग और वीडियो एडिटिंग का काम भी दे दिया। हालांकि काम के हिसाब से वो बहुत कम पे कर रहे थे, लेकिन फिलहाल मेरे लिए एक कम अमाउंट भी काफ़ी था। काम शुरू हुआ और चलने लगा। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने ऑफिस से ही काम करने के लिए कहा। मैं इस पर भी तैयार था। अनलॉक हो चुका था, सब चीज़ें धीरे धीरे खुल रही थी। ऐसे में ऑफिस जाकर काम करने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी। बस सेफ्टी इश्यू था जो मुझे खुद रखनी थी। एक दिन अचानक वो हुआ जिसकी उम्मीद में कभी दिन और रात कब गुजरते थे पता ना होता था। रात के 12 बज रहे थे। मैं अपने काम में बिजी था। फोन की घंटी बजी। मैंने देखा। अब वो उमंग, वो खुशी कहीं खो सी गई थी। हालांकि उसका नाम पढ़कर वही एक प्यारी सी मुस्कान जरूर आई थी, लेकिन यह भी एहसास हुआ था
कि अब बहुत कुछ बदल चुका है। तुम कैसे हो? फ़ोन उठते ही उसने पूछ लिया। मैं खामोश था। उसने फिर पूछा, बताओ ना, तुम कैसे हो? एक ज़ोरदार बारिश हुई है मीरा। सब कुछ ढह गया। कुछ नहीं बचा। बाढ़ में डूबते हुए बहुत चिल्लाया, बहुत रोया, लेकिन शायद मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। मैं मजबूत हो चुका था। शायद अब ज़िंदगी में कभी नहीं हारूँगा, जानता था। लेकिन इस एक कॉल ने मेरे अंदर थम रहे तूफ़ान को फिर से जगा दिया था। लेकिन अब मैं टूटने नहीं वाला था। मैं जानता हूँ कि ये भी एक हवा का झोंका है, बस। मैं पत्थर दिल भी नहीं हुआ। बस हकीकत और तसव्वुर में फ़र्क करना सीख गया हूँ। वो रो रही थी। उसकी हर सांस जैसे कह रही थी, वरुण, मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा, वरुण, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराया। आंखों से आंसू भी छलक गए। हम हमेशा दोस्त ही थे मीरा, फ़र्क बस समझने का था, मैंने कहा। ये अलग बात है कि हमने बहुत सी बचकाना हरकतें की है, लेकिन दोस्ती के इस फेर को आगे बढ़ाने का ठूठा सपना देखा था हमने। तुम हमेशा खुश रहो, मैं बस यही चाहता हूँ। आखिर में उसने कहा, वरुण, क्या हम मिल सकते हैं? न जाने कितनी बार एक मोहब्बत दोस्ती में बदल जाती है, या यूं कहें कि मोहब्बत दोस्ती ही तो होती है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अक्सर यही होता है। ये समझना और आगे बढ़ जाना ही तो जिंदगी है। मैं नहीं जानता जिंदगी मुझे किस मोड़ पर ले जाएगी। मीरा से होने वाली अगली मुलाकात हमको कहाँ लेकर जाएगी, या फिर उसी कहानी को दोहरा देगी जो अब तक मैं आपको सुना रहा था। हालांकि अब एक चीज जरूर होगी, मैं किसी की मोहब्बत में खुद को तबाह नहीं करूंगा। मैं समझूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यही होगा। मुझे उम्मीद है आपको वरुण की जिंदगी का ये छोटा सा हिस्सा जरूर पसंद आया होगा। मीरा और वरुण का ये छोटा सा किस्सा, वरुण का ज़हनी जद्दोजहद का सफ़र, फिलहाल इस 5वें एपिसोड के साथ यहीं ख़त्म करते हैं। आगे नई कहानियों और पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। साइनिंग आउट। बाय बाय।